नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकी करते हैं उसी के तहत आज का टॉपिक है मलेरिया से मुक्ति की मुश्किल डगर। और बता दें कि ये केवल निबंध लेखन में नहीं बल्कि GS3 जो GS3 होता है उसमें भी साइंस टेक होता है सिलेबस में, तो उससे भी संबंधित ये लेख दिया हुआ है। और निबंध में जब कोई महामारी फैलती है तो उसके बारे में निबंध लिखने में के लिए आ जाता है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसमें प्रीलिम के नज़रिए से भी कई फैक्ट दिए हुए हैं और साइंस के आपके अच्छे खासे जो फैक्ट बनते हैं, जो मानव जनित या जीवाणु जनित या विषाणु जनित या प्रोटोजोआ जनित जो रोग होते हैं उसमें ये अच्छा खासा उसके लिए इसमें फैक्ट दिए हुए हैं। तो इसमें हम लोग उसके बारे में भी जानेंगे जो कैसे रोग है, विषाणु जनित कौन से रोग होते हैं, जीवाणु जनित कौन से रोग होते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को जोड़िए ताकि मैं वीडियो कंटिन्यू कर सकूं। और आप लोग लाइक करते नहीं हैं, लाइक ज़रूर करिए ताकि मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो बनाने का भी मन करे। तो आइए देखते हैं क्या है, क्या कर रहा है। तो विश्व की आधी आबादी पर मलेरिया क्या हुआ है तो खतरा बना हुआ है। मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद क्या है तो मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में दुनिया भी काफ़ी पीछे है। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि मलेरिया कोई वायरस, विषाणु या बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो देखिए एक फैक्ट आपका यही बन गया कि मलेरिया कैसा रोग है तो मलेरिया कोई वायरस, विषाणु या बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग नहीं है बल्कि कैसा रोग है तो प्रोटोजोआ यानी परजीवी है। कैसा है तो प्रोटोजोआ यानी परजीवी है जो सामान्य विषाणु से हजारों गुना क्या है तो बड़ा है। तो इसमें देखा जाए तो ये कैसा रोग है, ये तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। किसी कारण होता है तो मलेरिया, तो प्लाज्मोडियम नामक जीव प्लाज्मोडियम नामक परजीवी कारण होता है। किसके द्वारा तो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी कारण होता है। और बता दें कि प्लाज्मोडियम का कितने प्रजातियां होती हैं तो प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं तो देख लेते हैं। पहला आपका हो जाता है कौन सा है तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। कौन सा होता है तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है। ये पूछता है, ये जानिए, ये इम्पोर्टेंट है, कोई बताएगा नहीं ऐसा। प्लाज्मोडियम फिर क्या है प्लाज्मोडियम ओवेल है। दूसरा क्या है तो प्लाज्मोडियम ओवेल है। तीसरा क्या है तो प्लाज्मोडियम मलेरी है। क्या है प्लाज्मोडियम मलेरी है। चौथा क्या है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। क्या है तो फिर से एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो प्लाज्मोडियम की क्या है तो 4 प्रजातियां हैं। कौन कौन सी ये पूछता है, पूछ भी चुका है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पहला क्या है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया। तीसरा क्या हो जाएगा प्लाज्मोडियम मेलेरी हो गया। चौथा क्या हो गया, चौथा क्या है तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है। ये क्या करते हैं तो मनुष्य को संक्रमित करते हैं। देखा जाए तो मलेरिया भारत में मलेरिया की कौन सी मामले सामने आते हैं तो पी वाईवेक्स वाले मामले ज़्यादा आते हैं। पी वाईवेक्स वाले मामले ज़्यादा आते हैं। कितना इसका प्रतिशत रहता है तो 60 से 65% मामले आते हैं। और वही देखा जाए तो पी फैल्सीपेरम वाले मामले कितने आते हैं तो 30 से 35% मामले आते हैं। और बता दें कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम की खोज किसने पता लगाया था तो एक क्वेश्चन ये भी है। तो किसने पता लगाया था तो सर रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया था। कौन लगाया था तो सर रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। और ये इसका वाहक कौन होता है तो इसका वाहक मादा एनफिलीज मच्छर करती हैं। कौन करता है तो मादा एनफिलीज मच्छर करती हैं। ये 2023 में पूछा जा चुका है। और जो प्लाज्मोडियम है सबसे अधिक किसको नुकसान पहुंचाता है तो यह यकृत कोशिकाओं को क्या करता है, यकृत कोशिकाओं को क्षति पहुंचाता है। वो किसको तो लाल रुधिरांग जो RBC होता है उसको क्षति पहुंचाता है। मलेरिया रोग से सर्वाधिक प्रभाव किस पे पड़ता है तो RBC पड़ता है। RBC तथा प्लीहा पर पड़ता है। किस पे पड़ता है तो RBC तथा प्लीहा पर पड़ता है। ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन पूछता है कि मादा मलेरिया रोग किसके काटने से होता है तो फिर उसमें दे देगा ऑप्शन नर एनफिलीज मच्छर के काटने से या मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से। तो किसके तो मादा एनफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है मलेरिया रोग होता है। आइए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो मलेरिया परजीवी 4 जीवन चक्रों से गुजरता है। संक्रामक रोगाणुओं के साथ साथ यह और विकराल रूप क्या करता है तो धारण कर लेता है। मलेरिया एक मच्छर जनित रक्त रोग है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। इस परजीवी का प्रसार संक्रमित मादा एनफिलीज मच्छरों के काटने से होता है। मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद परजीवी शुरू में
यकृत कोशिकाओं के भीतर वृद्धि करते हैं। फिर लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी को क्या करते हैं तो नष्ट करते हैं। ऐसी 5 परजीवी प्रजातियां हैं जो मनुष्यों में मलेरिया संक्रमण का कारण बनती है। जैसे मैंने बताया अभी कौन कौन सी है तो 4 प्रजातियां हैं ज़्यादा हाईलाइट रहती हैं। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम ओवेल हो गया, फिर क्या हो जाएगा तो प्लाज्मोडियम मेलेरी हो गया, प्लाज्मोडियम मेलेरी हो गया, फिर प्लाज्मोडियम कौन सा हो जाएगा तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम हो गया। तो ये 4 ज़्यादा दिक्कत करती हैं। इनमें से 2 प्रजातियां प्लाज्मोडियम और फाल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिनसे मलेरिया संक्रमण का सर्वाधिक खतरा होता है। ये दोनों महत्वपूर्ण है। वैसे तो प्लाज्मोडियम की कितने प्रजातियां होती हैं तो प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां होती हैं जैसे हम लोग ऊपर समझे हैं। जिन विश्व मलेरिया रपट के अनुसार इस बीमारी ने 2021 से 2022 में क्या किया है तो अनुमानित 6,19,000 लोगों की जान ले ली है। रपट में यह भी बताया गया है कि भारत में पिछले 10 वर्षों में क्या है तो मलेरिया के मामलों और मौतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, आप लोग जरूर कमेंट करिए कि WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, आप लोग जरूर कमेंट करिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है, आगे क्या कह रहा है तो क्या है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य वैश्विक प्रयासों के समन्वय से मलेरिया को क्या करता है तो नियंत्रित तक खत्म करना है। इसका लक्ष्य मलेरिया मामलों और मृत्यु दर को वर्ष 2020 तक क्या करना है कम से कम 40%, वही 2025 तक कितना करना है तो 75%, और वर्ष 2015 की आधार रेखा के मुकाबले वर्ष 2030 तक क्या करना है कम से कम 90% कम करना है। विश्व की आधी आबादी पर मलेरिया खतरा बना हुआ है। मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में दुनिया अभी काफ़ी पीछे है। स्टैटिस्टिका की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में मलेरिया 85 देशों में स्थानीय महामारी के रूप में सक्रिय था। मामूली सुधार के बावजूद विश्व अभी भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के उस लक्ष्य के पीछे है जिसमें 2025 तक क्या करना है तो मलेरिया से प्रभावित देशों की संख्या 75 तक लाने की बात कही गई है। अब तक कुल 43 देशों में को क्या है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। WHO उन देशों की मलेरिया मुक्त घोषित करता है जहाँ 3 साल तक मलेरिया कोई क्या होते हैं तो स्थानिक मामले नहीं पाए जाते। तो WHO है मलेरिया मुक्त घोषित कब करता है जहाँ 3 साल तक क्या है तो मलेरिया कोई मामले नहीं है पाए जाए तो वहाँ क्या करता है तो WHO मलेरिया मुक्त घोषित कर देता है। भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में क्या है तो मलेरिया के मामले सबसे ज़्यादा हैं। इन राज्यों में मानसून के बाद जल भराव वेक्टर वाहक की मौजूदगी के कारण मच्छर क्या होते हैं तो पनपते रहते हैं जो मलेरिया के मामलों को बढ़ाते हैं। भारत एक गर्म जलवायु वाला देश है। कैसा देश है तो भारत एक गर्म जलवायु वाला देश है। यहाँ गर्मी और बरसात का मौसम मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल होता है। भारत में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम यानी कि NMCP कब से शुरू हुआ था तो 1953 में शुरू किया गया था। यह 3 प्रमुख गतिविधियों पर केंद्रित है। DDT के साथ कीटनाशक अपशिष्ट क्या है DDT के साथ कीटनाशक अपशिष्ट छिड़काव IRS, मामलों की जांच और निगरानी तथा रोगियों का उपचार करना इसमें शामिल है। जो मलेरिया उन्मूलन के लिए WHO की वैश्विक तकनीकी रणनीति के आधार पर NFME नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन के लक्ष्य तक तय किए गए हैं जिसके तहत 2030 तक क्या करना है तो 2030 तक पूरे देश में मलेरिया को खत्म करना है। लक्ष्य कब तक है 2030 तक। कुछ साल पहले तक किसी भी देश में कोई पैरासाइटिक परजीवी रोगरोधी टीका विकसित नहीं हुआ था। अब मलेरिया रोधी 2 टीके आ चुके हैं। कौन कौन से तो जिनके नाम RTS-S तथा R21 है। कौन कौन से हैं तो RTS-N-S तथा R21 है। मलेरिया रोधी 2 टीके हैं। ये देखिए पूछ भी सकता है प्रीलिम में कि कौन कौन से 2 टीके हैं। तो एक पहला कौन सा है तो RTS-S है तथा R21 है। इसका फार्मूला ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जेनर इंस्टीट्यूट के निर्देशक कौन किया है तो एड्रियन हिल ने तैयार किया है। बच्चों में मलेरिया गंभीर मामलों की रोकने से पहले टीका की प्रभावशीलता लगभग 30% है, लेकिन यह एकमात्र स्वीकृत टीका है। यूरोपीय संघ के औषधि नियामक ने वर्ष 2015 में यह कहते हुए इसे मंजूरी दी थी कि इसके जोखिमों की तुलना में लाभ कहीं अधिक है। RTS का उद्देश्य क्या है तो मलेरिया मच्छर काटने से मानव रक्त प्रवाह में क्या करना है
तो रक्त प्रवाह में इसके प्रवेश करने और यकृत कोशिकाओं को संक्रमित करने के पहले चरण से ही बचाव के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली तैयार करना है, मगर यह परजीवी उपभेदों के खिलाफ पर्याप्त रक्षा नहीं प्रदान करता है। परजीवी टीके का प्रतिरोध विकसित कर सकते हैं, इसलिए टीकों को और विकसित करने की आवश्यकता है। टीके का प्रयोग असुविधाजनक माना गया है क्योंकि यह एक बच्चे को 2 साल की उम्र में पहले 4 टीके लगते हैं, जो अधिकांश अन्य बीमारियों के लिए नियमित टीकों की तय अवधि से मेल नहीं खाते हैं। वही टीका आंशिक रूप से ही प्रभावी है। 2009 से 2014 के बीच 10,000 कितना, तो 2009 से 2014 के बीच 10,000 से अधिक अफ्रीकी बच्चों में दिए गए परीक्षण में पता चला है कि 4 खुराक लेने के बाद भी यह टीका लगभग 40% मलेरिया संक्रमण को क्या किया है तो रोक सका है। टीके का असर दीर्घकालिक नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि टीका लगाने के बाद प्रतिरोध कितने समय तक सक्रिय रहेगा। पिछले परीक्षणों में 4 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया गया था, जबकि दूसरा टीका R21 क्या है तो मलेरिया उन्मूलन में अधिक प्रभावी है। कौन सा, तो जो दूसरा टीका आया है R21 वो मलेरिया उन्मूलन में क्या है तो सबसे ज़्यादा प्रभावी है। मलेरिया के चारों जीवन चक्र बेहद अलग है। उनसे निपटने के लिए अलग अलग प्रतिजन की आवश्यकता होती है। प्रतिजन वह पदार्थ होता है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है, पूछ लेता है, या एंटीजन या प्रतिजन वह पदार्थ है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करता है तो एंटीबॉडी पैदा करने के लिए सक्रिय करता है। तो एंटीजन क्या होता है या प्रतिजन क्या होता है, तो प्रतिजन वह पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी पैदा करने के लिए सक्रिय करता है। इसके अलावा क्या होता है तो स्पोरोजोइटस कोशिकाओं को एक रूप पर गौर किया गया है जो मच्छर त्वचा पर काटकर मानव शरीर में छोड़ते हैं। इन कोशिकाओं के यकृत में पहुंचने से पहले इनका पता लगाने की कोशिश की गई। ये कोशिकाएं क्या करती हैं तो तेजी से फैलती हैं और जो ज़्यादा समय तक क्या रहती हैं तो ज़्यादा समय तक जीवित रहती हैं। हर मच्छर छोटी मात्रा में स्पोरोजाइट, शायद 20 स्पोरोजाइट त्वचा में छोड़ते हैं। अगर इंसानी शरीर इन स्पोरोजाइट को झेल लेता है तो माना जाता है कि आप सुरक्षित हैं, लेकिन एक भी स्पोरोजाइट आगे बढ़ जाता है तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। R21 टीकाकरण क्या है तो की स्थिति अब भी क्या है तो संतोषजनक नहीं है। हालांकि भारत में R21 टीके की लाखों खुराक भंडार करके रखी गई है। इसकी तुलना में अगर देखें तो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कोरोना रोधी टीके को 2020 में नए साल की पूर्व संध्या पर क्या किया गया था तो मंजूरी दी गई थी। ये भी देखिए पूछ सकता है कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका को कब मंजूरी दी गई थी, तो नए साल की पूर्व संध्या पर क्या किया गया था तो मंजूरी दी गई थी, और झटपट अगले ही सप्ताह कई देशों में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया था। उस वर्ष अफ्रीका में कोविड-19 की तुलना में मलेरिया से क्या था तो अधिक मौतें हुई थी। मलेरिया रोधी पहला टीका RTS पहले ही एक बड़े सुरक्षा परीक्षण के तहत लाखों बच्चों को लगाया जा चुका है और इसका इस्तेमाल वास्तव में बहुत अधिक है। इसलिए अफ्रीका में बड़े पैमाने पर क्या है तो टीकाकरण किया जा सकता है। दुनिया भर में मलेरिया को जड़ से खत्म करने के बारे में अधिक गहराई से क्या है तो सोचने की आवश्यकता है। अब इसमें देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो भारत में कहाँ पर, तो भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम और त्रिपुरा में क्या है तो मलेरिया के मामले सबसे ज़्यादा है। इन राज्यों में क्या हुआ है तो मानसून के बाद जल भराव हो जाता है। वेक्टर वाहक को मौजूदगी के कारण मच्छर पनपते हैं जो एक मलेरिया के मामलों को बढ़ाते हैं। भारत एक गर्म जलवायु वाला देश है। तो भारत एक ऐसा देश है तो गर्म जलवायु वाला देश है। यहाँ गर्मी और बरसात का मौसम मच्छरों के पनपने के लिए अनुकूल होता है। भारत में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम NMCP 1953 में शुरू किया गया था। तो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था ये भी देखिए फैक्ट है, कब शुरू हुआ था तो 1953 में। इसके 3 प्रमुख गतिविधियों पर केंद्रित है। इसके प्रमुख 3 लक्ष्य हैं या केंद्रित हैं। DDT के साथ क्या करना है तो कीटनाशक अपशिष्ट छिड़काव और IRS मामलों की जांच और निगरानी तथा रोगियों का उपचार करना है। किसके तहत तो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत। तो आज का लेख यही दिया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।